लोन लेना ईज़ी होता है, उसका रीपेमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके हिसाब से रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट्स कौन छोड़ता है? अमीर के गरीब। अमीर या गरीब? इसमें अमीर और गरीब से कोई मतलब नहीं है। कहीं नहीं लिखा है कि गरीब आपका रीपेमेंट नहीं करेगा और अमीर करेगा। डिफ़ॉल्टर दोनों जगह हैं। जब अगर लोन ले लिया तो उसका सही यूज़ कितने % लोग करते हैं? हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज की तारीख में ये चाहता है कि जिस पर्पस के लिए लोन लिया गया है उसका एंड यूज़ हो, और उस एंड यूज़ की मॉनिटरिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो मेरे सेगमेंट में माइक्रो फाइनेंसिंग में जहाँ लेडीज़ को हम जो लोन करते हैं, अगर वो अपने पैसे का 70% भी बिजनेस में काम में लेती हैं, अगली साइकिल जब हम लोन की देते हैं, फील्ड विजिट के समय में दिख जाता है कि उनके फैमिली बैकग्राउंड में अपलिफ्टमेंट हुआ है, लाइफस्टाइल में जो अपग्रेड हुआ है वो क्लियरली एविडेंट होता है। अपॉर्चुनिटी मुझे ये अगर मैं स्मॉल टाउन की अगर बात करता हूँ तो अपॉर्चुनिटी है मेरी रीच, क्योंकि उन तक आज तक कोई पहुंचा नहीं है, तो मेरे को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि मैन या वुमेन दोनों में से कौन बेटर पैसे को मैनेज कर सकता है? मेरे को लगता है वुमेन अच्छा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पोकार्ट शो। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो फाइनेंस के बारे में कि इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्यों लोन लेना आसान है और उसको चुकाना मुश्किल, क्या स्मॉल लोन्स आपके लिए एक्चुअल में फायदेमंद है, और भी बैंकिंग और लैंडिंग इंडस्ट्रीज के बारे में आज हम ऐसी बातें करेंगे जो कि हर इंडियन को पता होनी चाहिए। और उन्हीं सवालों का जवाब देने आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे गेस्ट मिस्टर शैलेंद्र सिंह जी शेखावत, द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ लैंडिंग ट्री माइक्रो फाइनेंस, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में और फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में कई सालों का एक्सपीरियंस लेके आज हमारे साथ बैठे हैं। पॉडकास्ट की तरफ चलने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हमारे पॉडकास्ट सबसे स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, सो प्लीज डू चेक इट आउट एंड एंजॉय द शो। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है द पोकार्ट शो के एक नई सीजन में। आज अपन सर माइक्रो फाइनेंस में बात करने वाले, जैसे अपनी बात हुई थी पॉडकास्ट के पहले। बिल्कुल। आपने 23 साल या 23 साल से ज़्यादा ही मान लेते हैं सर, आपका जो एक्सपीरियंस है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, बिल्कुल। जैसे एक ऑप्शन आता है पेंशन का, सबसे बड़ा लोगों को सबसे बड़ा मिथ क्या है उसके ऊपर लेकर, सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है उसको लेकर? पेंशन को लेकर के पेंशन तो अब मोर और लेस आप देखोगे तो केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहेगी, प्राइवेट वाले में तो पेंशन का कुछ हिसाब किताब रहा नहीं है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओवर द पीरियड अब आप देखोगे तो पेंशन वगैरह कुछ नहीं, अब जो ओल्ड वाले हैं उन्हीं की पेंशन बच रही है। तो जो पेंशन के भरोसे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं, मेरे को नहीं लगता वो कुछ फ्रूटफुल रहने वाला है। इससे बेटर तो यही है कि प्राइवेट जॉब में अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे तो बेटर है। एक चीज, हाँ आपकी बात वैसे सही है, क्योंकि गवर्नमेंट वालों के लिए ही है ये ऑप्शन, तो हाँ, प्राइवेट वालों के लिए कुछ भी नहीं है। पर अब जो आप देखोगे तो अब सरकारी नौकरियों में कहाँ है पेंशन। वो भी बात है। हाँ, है ही नहीं, तो उन लोगों के लिए फिर अब क्या नेक्स्ट स्टेप रहना चाहिए आपके हिसाब से? नेक्स्ट स्टेप तो यही है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करें, कि आप क्या ऐसा काम कर सकते हैं जो गवर्नमेंट आपके पास से उस टाइम पे इतने टाइम से पैसे काट करके आपको बाद में पेंशन दे रही है। अब प्राइवेट कंपनियों में जाओगे तो आपका पीएफ कटता है। हाँ, पीएफ कटता है तो पीएफ में पोर्शन होता है पेंशन का भी। सो आपके लिए वो एक ऑप्शन, अगर आप देखा जाए तो आप प्राइवेट नौकरी में अच्छी ढंग की कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पीएफ कट रहा है तो आपका वो काम वहाँ पर होता है। आपके लिए कॉर्पस इकट्ठा हो ही रहा है वहाँ पे, जो आप जैसा चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे आप समय पे ही, जब आपके खर्चे कम है, लिमिटेड है, उस समय से ही आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन सेव करते चलेंगे। सो बाय द टाइम यू रिटायर आपके पास अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। अभी सबसे बड़ा जो सवाल उठता है ना कि कोई भी बैंक हो, माइक्रो फाइनेंस हो, बैंक हो, कोई भी कंपनी हो, उसके अंदर ये होता है कि इंटरेस्ट वाली चीज पर सबसे पहला फोकस जाता है किसी कस्टमर का। 24% का एक है ना इंटरेस्ट का एक रेट, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो लेते हैं, क्या है, क्यों इतना लिया जाता है? 90% लोग इसको एफडी से रिलेट कर लेते हैं। जैसे ही आप किसी को बोलोगे कि मैं 24% दे रहा हूं, तो वो सीधा सीधा, जैसे बैंक में हम लोग एफडी कराते हैं तो वहां पे मान लो एग्जाम्पल के लिए 6% का आपको ब्याज मिल रहा है। सो 6% की गणित लगाते हैं, 1 लाख के आपने कराया तो वो ये मान के चलता है मेरे को साल के बाद 1,06,000 रुपए मिलेंगे। सो जब लोन लेने के लिए जाता है तो सेम गणित वहां लगाता है, जबकि वो गणित दूसरी होती, वहां पे वो रिड्यूसिंग रेट में होता है। सो जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल जाता रहेगा, जैसे जैसे आपका मूल जाता रहेगा, आपका ब्याज कम होता रहेगा। वो इस चीज को नहीं समझ पाते, वो लोगों को मालूम नहीं है, समझना दूर की बात है, समझना कोई एक तो एक्सप्लेन करने वाला हो, उनको नॉलेज देने वाला नहीं है इस चीज, नॉलेज देने वाला नहीं है। पर आजकल नॉलेज का इतना ऐसा है नहीं कि आपको कोई बताए,
अब हर जगह एआई का ज़माना है, हर कोई चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा है। आपको चैट जीपीटी यूज़ नहीं आता, आप गूगल करके पूछ लो। गूगल पे आपको बाइफरकेशन मिल जाएगा कि किसी भी ईएमआई का बाइफरकेशन क्या होता है, कि उसका एक पोर्शन प्रिंसिपल का होता है, एक पोर्शन इंटरेस्ट का होता है। जी। उसको मिलाकर के एक कांस्टेंट सम बनता है जिसको हम ईएमआई के रूप में एवरी मंथ पे करते हैं। यहाँ पे वो रिड्यूसिंग रेट होती है, ये वो परसेंट नहीं है जो एफडी से रिलेट होता है। और अगर आपको वैसे कैलकुलेशन देखी जाए तो ये एफडी रेट का अगर देखें अपन तो वो अप्रॉक्सीमेटली 55% जैसा होता है। सो अगर किसी ने 24% पे रेट पे लिया है तो आप मान के चलें जो बैंक की एफडी रेट से लोग बाग उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, वो अप्रॉक्सीमेट 13% जैसा आता है। तो ये तो बहुत डिफरेंस आ गया। तो फिर बहुत मतलब डिफरेंस आ गया। वो एज ए कैलकुलेशन में अगर वो जाएगा तब पता पड़ेगा उसको। बिल्कुल, उसको ये समझना पड़ेगा। वो समझने का काम कैसे आएगा कि अगर किसी ने कहीं से भी लोन लिया हुआ है, जैसे मान लो मैं आज लोन लेने के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने देखा कि आपने पहले से लोन लिया हुआ है, मैंने आपसे बात करी कि आपने लोन लिया हुआ है, मेरे को बताओ। तो जब मैं आपका, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देता है तो आपको एक एमोर्टाइजेशन शेड्यूल देता है। शेड्यूल देता है आपकी ईएमआई का, कितनी तारीख को आपकी ईएमआई आएगी, उसका प्रिंसिपल ब्रेकअप क्या है, उसका इंटरेस्ट ब्रेकअप क्या है और ईएमआई कितनी है। सो टोटल टेन्योर का, जितने समय आपका लोन चलना है उसका टोटल हुआ पूरा। मतलब अगर 12 महीने की है तो 12 महीने 24% नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे प्रिंसिपल बिल्कुल अमाउंट के हिसाब से परसेंटेज आप कम होता जाएगा। करेक्ट। उसके बाद आप यहाँ टोटल करके देख लो, प्रिंसिपल तो आपका फिक्स है, आपने 1 लाख रुपया लिया है तो आप 1 लाख देना है। अब वो ब्याज जो आपका कम हो रहा है वो आप लास्ट में कैलकुलेट करके निकालोगे तो 1,13,000 आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ आपको 24% का 13,000 के आसपास आएगा। मैं आई एम नॉट एग्जैक्टली सेइंग, बट वो उसी के अप्रॉक्सीमेट आता है। तो लोग बाग वो कैलकुलेशन नहीं करते हैं, वो यही समझते हैं कि यार ये तो 2% पे मेरे को पैसा दे रहा है, बहुत महंगा है, जबकि महंगा नहीं है वो, आपको देखा जाए तो। अब इसके अंदर एक और एक चीज, नई चीज आती है, वो अभी आजकल चल भी रही है, बोरोइंग। और इसके अंदर एक फैक्टर आता है कि पोर बोरोइंग, जो कि मार्केट में सब जो बोलते हैं यार गरीब का गरीब पैसा ले रहा है, बोरो कर रहा है, तो इसके बारे में एक ऐसी कौन सी मिथ है जो आप सबसे ज्यादा कॉमन है, मतलब इसके बारे में? पहली बात तो अब अमीर और गरीब जैसी बात रही नहीं। अमीर और गरीब तो ठीक है, सबने अपने अपने कैटेगरी बना रखी है, कोई कैटेगरी है नहीं। सो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोगों को लगती है कि जिसको गरीब गरीब बोलते हैं, गरीब नहीं है, दे आर फाइनेंशियली डिप्राइव्ड पीपल। उन तक आज तक फाइनेंस का रास्ता खुला नहीं है उनके लिए। अब जैसे हम लोग माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं तो हम माइक्रो फाइनेंस के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत काम करते हैं। तो उसमें जो हमारा कस्टमर सेगमेंट है उनके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, ना उनके पास सैलरी स्लिप है, ना उनके पास आईटीआर है। अब उनको लोन कैसे मिलेगा? अब हम उनको गरीबों की कैटेगरी में डालेंगे तो वो सही नहीं है। आज तक उनके पास फाइनेंस तो पहुंचा ही नहीं। अब वो क्या करते हैं, वो किसी लोकल मनी लेंडर से पैसा लेकर के काम चलाते हैं। अगर उनके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पहुंच जाएंगे तो उनको पैसा मिलेगा और वो अपने आप को ग्रो करेंगे। और लोगों को ये भी लगता है कि वो शायद डिफॉल्ट ज़्यादा करते हैं, पर मेरे को नहीं लगता वो डिफॉल्ट ज़्यादा करते हैं। अगर उनको डरते हैं इस चीज़ से कि डिफॉल्ट कर दिया तो। हाँ, उन्हें मालूम है कि अगर वो डिफॉल्ट कर देंगे तो उनको कहीं और से लोन नहीं मिलेगा। अच्छा, अब डिफॉल्ट से एक बात याद आई कि अभी आपने जैसे बोला कि गरीब और अमीर ऐसा कुछ होता नहीं है, पर मैं ये मानता हूँ कि लोन लेना इजी होता है, उसका रीपेमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके हिसाब से रीपेमेंट में सबसे ज़्यादा जो होता है ना कि डिफॉल्ट्स कौन छोड़ता है? अमीर के गरीब, अमीर या गरीब? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। कारण इसका ये है कि इसमें अमीर और गरीब से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें मतलब ही कोई मतलब नहीं होता है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गरीब आपका रीपेमेंट नहीं करेगा और अमीर करेगा। डिफॉल्टर दोनों जगह हैं। अमीरों के अंदर जो डिफॉल्ट होगा वो खरबों में होगा, करोड़ों में होगा, ठीक है। गरीबों का जो होगा वो लाखों में होगा या हजारों में होगा। सो वहां पे एक जगह नंबर ज्यादा है पर एक जगह नंबर कम है, पर ये सब परिस्थिति का खेल है। अगर आज की तारीख में किसी की परिस्थिति ठीक नहीं है और वो इंटेंशनली कोई चीज नहीं कर रहा है और उसका इंटेंट है कि मैं रीपेमेंट करूं क्योंकि मेरे को आगे भी मेरा काम चलाना है, फर्दर मेरे को लोन लेना है, तो रीपेमेंट करेगा, वो बिल्कुल करेगा। हो सकता है कुछ डिले के साथ करे बट वो करेगा जरूर। और जहां इंटेंशनल इशू आ गया तो वो दोनों के लिए इक्विवेलेंट है। आपके हिसाब से जब अगर लोन ले लिया जी, तो उसका सही यूज कितने % लोग करते हैं, कितने लोग कर देते हैं? कितने % लोग सही यूज कर लेते हैं? देखिए, क्वेश्चन हिसाब से देखा जाए तो हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज की तारीख में ये चाहता है, करना भी चाहता है कि जिस पर्पस के लिए लोन लिया गया है उसका एंड यूज हो, पर उस एंड यूज की मॉनिटरिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है।
पर हमने हमारे सेगमेंट में ये देखा है कि अगर मेरे सेगमेंट में माइक्रो फाइनेंसिंग में जहाँ लेडीज को हम जो लोन करते हैं, अगर वो अपने पैसे का 70% भी बिजनेस में काम में लेती हैं, तो हमारी सब्सिक्वेंट अगली साइकिल जब हम लोन की देते हैं, उस समय हमारा उनकी फील्ड विजिट के समय में दिख जाता है कि उनके जो घर में जो बदलाव आया है, जो उनके सोशल सर्किल में बदलाव आया है, जो उनके फैमिली बैकग्राउंड में अपलिफ्टमेंट हुआ है, लाइफस्टाइल में जो अपग्रेड हुआ है, वो क्लियरली एविडेंट होता है। वो कब होता है? अगर उन्होंने केवल 70% भी अगर अपने बिजनेस में लगाया है तो सो क्या होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर। पर हाँ, सब जानते हैं अगर वो लगाएंगे तो दे विल ग्रो। आपका जो सेक्टर है वो स्मॉल टाउन में होगा ज्यादातर? हाँ, रूरल में होता है, और अर्बन में जाएंगे तो स्लम एरिया हम जिसे तो उसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या दिखती है आपको? अपॉर्चुनिटी मुझे ये अगर मैं स्मॉल टाउन की अगर बात करता हूँ तो अपॉर्चुनिटी है मेरी रीच, क्योंकि उन तक आज तक कोई पहुंचा नहीं है तो मेरे को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। पहुंचा नहीं है तो मेरे को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। सो उसके साथ चैलेंजेस भी अटैच्ड हैं। चैलेंजेस ये अटैच हो जाते हैं कि उन लोगों को उस बारे में समझाना, क्योंकि आज तक कोई पहुंचा नहीं है तो उनके पास वो माइंडसेट नहीं है। माइंडसेट ये नहीं है कि यार हम लोन लेंगे क्या, हमारे यहाँ तो लोन लिया नहीं जाता है, हमारे जो पैसा हम उसी में काम चलाएंगे। पर अब धीमे धीमे ये माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। सोशल मीडिया का आजकल 90% लोग रील्स पे ही रहते हैं। सो वहाँ तो वो सुन के समझ करके अब थोड़ा सा समझाना पहले के मुकाबले रिलेटिवली आसान है, बट उसके साथ अदर चैलेंजेस भी आते हैं। बट वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको स्मॉल टाउन में मिलता है। स्लम एरिया में अगर हम अर्बन में बात करें तो वहाँ पे एडवांटेज सिर्फ इतना ही है कि आपको न्यू कस्टमर एक्विजिशन में इतनी ज़्यादा चैलेंज नहीं आता है सोर्स करने में, आपको आसानी से कस्टमर अवेलेबल हो जाता है। मेरे हिसाब से जो उनका जो एक अमाउंट का रेंज भी होता है ना, वो बहुत वैसा है कि इजीली मतलब उनके लिए बहुत बड़ा है, बट जो दे रहा है उसके लिए ऐसा है कि हाँ ठीक है ये दे सकता है। हाँ, आप नॉट एज की वो लाखों में बात कर रहे हैं, थाउजेंड्स की अंदर ही सीरीज में आ सकती है उनकी बात। बड़े शहरों में 30,000 की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, आप मुंबई में जाओगे, दिल्ली में जाओगे, वहाँ 30-40 हजार रुपए इट्स नॉर्मल। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वो आप देने भी जाओगे तभी वो डिनाइल मोड में रहेंगे कि मेरे को नहीं चाहिए। हाँ, इतना लूंगा, मेरा सैलरी आ जाएगी। हाँ, इतना में तो मेरा वैसे ही काम हो जाएगा, मैं लेकर के क्या करूंगी, वो बोल देगी इतना तो मैं मेरे अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस में अर्न कर लेती हूँ। तो वो नहीं लेगी, उनकी रिक्वायरमेंट हायर रहती है। क्यों? क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी का पार्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसकी उनकी लाइफस्टाइल उसके हिसाब से चल रही है। बिल्कुल। अब रूरल में यही हमारे को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि वहां पे ये रिक्वायरमेंट कम रहती है तो रिस्क थोड़ी सी डाइवर्सिफाई हो जाती है। क्योंकि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड से, वो जो बोलते हैं ना कि फास्ट वर्ल्ड से थोड़ा स्लो चलता है। बिल्कुल, इस वजह से। तो आपने अभी जैसे शुरुआत में बताया था कि आपकी जो कंपनी है वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के है। बिल्कुल। थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे कैसे? वुमेन एम्पावरमेंट इन द सेंस ऐसा है कि ये वो लेडीज होती हैं जो अपने हस्बैंड्स को डेली लाइवलीहुड अर्न करने के लिए हेल्प करती हैं। हेल्प करती हैं अपने छोटे मोटे बिजनेस के माध्यम से। अब मैं जयपुर का एग्जांपल लेता हूँ। जयपुर में जो ज़्यादातर हमारे कस्टमर्स हैं वो चूड़े बनाने का काम करते हैं। 3 तरह के चूड़े बनते हैं, तीनों चूड़ों को अलग अलग बांधने का अलग अलग काम होता है। तो उसके लिए वो लोग, उनके पास जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट आता है लेबर का, तो वो लोग क्या है, रॉ मटेरियल भी वही लोग देके जाते हैं, तो उनकी इनकम रुकती है। तो वो क्या चाहते हैं कि रॉ मटेरियल हम खुद बाई कर लें तो मेरी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ओके। और ऐसे ही जैसे आप देखोगे साड़ियों में जितना डिजाइन और वो पिनाई का काम होता है, तारा और वो सब लगता है, ये सब वहाँ पे काम होता है, नगीने घिसने का काम होता है। तो ये सब 90% वहाँ पे वुमेन करती हैं। सो वुमेन करती है तो इनको रॉ मटेरियल बाई करने के लिए इनको जो एडिशनल हेल्प चाहिए होती है, तो हम उस चीज़ के लिए उनको एम्पावर करते हैं ताकि वो अपनी लाइवलीहुड, जो डेली लाइवलीहुड अर्न करने के लिए जो चैलेंजेस बिजनेस है या जो भी वो अपना वर्क कर रहे हैं उसको जो वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, उससे वो ऊपर आ सके, अपने घर को भी संभाल सके, हस्बैंड को हेल्प कर सके। इसके अलावा हम और भी सारे काम करते हैं, जैसे कि हम उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं, ताकि अब स्किल डेवलपमेंट से मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ज़्यादातर कंपनियां इसको CSR एक्टिविटी में डालती हैं, पर हम इसको ऐसा कंसिडर करते हैं कि कोई लेडी, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ, कोई लेडी केवल चूड़े बनाने का काम करती है। अब वो पूरे दिन तो चूड़े बनाने का काम करेगी नहीं, सवेरे शाम का जो काम होता है घर का खाना बनाने के अलावा 4 घंटे चूड़े बांध ली, उसके बाद क्या करने वाली? तो उसके बाद जो खाली टाइम बचता है 1 डेढ़ 2 घंटा, उसके दौरान जैसे हमने कोई
ट्रेनिंग कैंप लगाया जिसके हम अंदर उनको हम वॉशिंग पाउडर बनाना सिखा रहे हैं। ओके। सो हम उनको बता देते हैं कि आपको कहाँ से रॉ मटेरियल लाना है, हम्म, कितने का रॉ मटेरियल आएगा, इस क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर बनेगा। आप सबसे पहले घर के लिए बनाओ, आप यूज़ करो, आपको अच्छा लगता है, आप स्केल अप कर सकते हो तो हम आपको असिस्ट कर देंगे कि रॉ मटेरियल आपको कहाँ से लाना है, क्या करना है, बेचना कहाँ है, आप ही के नियर बाय में आप खूब सेल करो अगर कोई लगता है। कहने का मतलब ये है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आप बनाना सिखाते हो जो कि इजीली घर पे अवेलेबल होकर के बन सकते हो, बिल्कुल, ज्यादा और जो डेली यूज में ज्यादा आते इन्वेस्टमेंट जिसमें ना हो, जो नहीं कि हो। इजीली हो। जैसे मान लो अगर अगर कोई वुलन के जो स्वेटर्स वगैरह बनाना चाहता है या कैप्स हम्म, आजकल बहुत चल रहा है, हम्म, वो करना चाहते हो, उसको ये है कि उसको सिलाई बुनाई वगैरह करना सिखा दोगे आप, बिल्कुल। उसके बाद उसका उसको और स्किल्स दे सकते हो कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, यहाँ पर दे इसमें सकते हो। इसमें एक्चुअली चैलेंज ये आता है कि अगर आपको इन्हीं लेडीज को अगर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे में सिखाना है तो ये टाइम निकाल लेती है। पर अब जैसे जो थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स वाले काम आ गए, जैसे मैं उनको अगर कढ़ाई बुनाई सिखाने का आ गया, ब्यूटी पार्लर का काम आ गया, स्टिचिंग का प्रॉपर काम सिखाना है, तो या इट इज, मशीनरी ऑपरेशन, हाँ, मशीनरी ऑपरेशन का जहाँ कोई भी काम होता है, टेक्निकल काम आ जाता है। हाँ, तो ये टाइम टेकिंग होता है। मतलब टाइम टेकिंग इन द सेंस क्या है, इस स्किल को आप 1-2 घंटे में नहीं सिखा सकते हो, ये ओवर ये द टाइम पीरियड लेगी, हॉर्न होती ये है। हाँ, 1 डेढ़ महीना तो लेगी। बिल्कुल। सो इतना टाइम वो निकाल पाती है, नहीं निकाल पाती है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ लेडीज कम हो जाती एवरी है, डे सेम नहीं होता उनके लिए। बिकॉज उनके लिए अपना डेली लाइवलीहुड अर्न करने का चैलेंज रहता है। सो इसमें क्या है, चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो हम फोकस किस चीज पे करते हैं कि उनको 2-1 घंटे में जो चीज चीजें सीख सकती हो। ऐसी चीजें सिखा सके हाँ, जो पहली चीज वो खुद के घर में यूज करना सीख चालू कर दें, उसके बाद उसके नेक्स्ट लेवल पे जाएं। तो अगर इस ट्रेनिंग का इम्पैक्ट उनके घर में आने लग गया तो जब मैं नेक्स्ट स्टेप जो आप ट्रेनिंग की बात करें उस पर जाऊंगा तो प्रोबेबली वो मेरे साथ कनेक्ट करेंगे और वो आएंगे, क्योंकि उन्होंने छोटी ट्रेनिंग का इम्पैक्ट देख लिया तो बड़ी ट्रेनिंग उनको लंबा अब इम्पैक्ट इजीली देता है, लंबा इम्पैक्ट देगी। लंबा इम्पैक्ट देगी। आपके हिसाब से क्या लगता है कि मैन या वुमेन दोनों में से कौन बेटर पैसे को मैनेज कर सकता है? मेरे को लगता है वुमेन अच्छा मैनेज करती है। क्यों, क्या वजह? रीजन बीइंग आप उनको देखोगे तो नॉर्मली सेविंग्स की अगर बात करें, अगर मैं एज अ मैन, आई एम ऑल्सो राइट, अगर सेविंग्स पे आऊंगा तो मैं क्या सोचूंगा, यार पहले मैं मेरे सारे खर्चे देख लेता हूँ, खर्चे देख करके और फिर मैं उसके बाद देखूंगा यार मैं क्या सेव करूंगा। सो क्या होता है, महीने के दौरान और मिसलेनियस या कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे होते हैं। बट वुमन इसका रिवर्स प्रोसेस में आती है। अगर मैंने उनको 5,000 रुपये 10,000 रुपये घर में दिए हैं तो उसमें से वो 2,000 पहले निकाल करके कहीं छुपा के रखेगी, वो पहले कहीं छुपा के रखेगी कि किसी की नजर नहीं पड़े, दिस इज माई सेविंग। वो 8,000 में घर चलाने की कोशिश करेगी। सो वो जो ट्रिक है वो अगर एज ए मैन, अगर आप एज अ मेल अगर उसको आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, यू ऑल्सो बिकम ए गुड फाइनेंशियल। मतलब बड़ा कोई करोड़पति आदमी तो उसको तो एक ट्रिक है कि भाई मैं थोड़ा सा पैसा इधर छुपा के रख देता हूँ पहले। देखो जो करोड़पति आदमी है उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको उसके नहीं है। बहुत एवेन्यूज ओपन है। हाँ, इसके लिए ये बहुत चैलेंज उसके लिए है जो छोटी 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 अर्निंग छोटी करता है, अर्निंग करता है। और वो डेली फायर फाइटिंग में इतना लगा रहता है कि वो सेव नहीं कर पाता है। तो मतलब आज के यूथ के हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए तो बहुत सही चीज है। हाँ, आपको रिवर्स प्रोसेस में आना उनके पड़ेगा, रिवर्स प्रोसेस यू में सेव फर्स्ट देन स्टार्ट योर स्पेंडिंग्स, हम्म, देन ओनली यू कैन सेव। हाँ, पहले कैलकुलेट नहीं करना कि हाँ, क्या क्या आप एक्सपेंस कर सकते हो। बिल्कुल। ओके। अभी जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई है तो इसमें सबसे ज्यादा क्वालिटीज क्या मेजर होती है आपके हिसाब से? नहीं, किस सेंस में आप क्वालिटी इंप्रूव करने मतलब मेजर करने की बात कर रहे हैं? सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी। मतलब आप यूं कह रहे हैं कि हम लोन कैसे देते हैं, हाँ, वो क्राइटेरिया या जानने के लिए कह उसी रहे हैं? क्राइटेरिया पे। अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने बातचीत चालू करी थी जब मैंने बोला था, बोले कि ये जो मेरा सेगमेंट है जहाँ पे हम लोग फाइनेंस करते हैं, उनके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, इसीलिए उनको 90% शेड्यूल तरीके से, जैसे आप और मैं आज की तारीख में कहीं लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमारे को आसानी से लोन उपलब्ध हो जाता है, उनको इसीलिए नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन उनके नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारा सेक्टर है, हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम केवल ये देखते हैं कि उनके अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी हो और उनका बैंक खाता होना चाहिए, जो कि मोदी साहब ने हर जगह छोटे वाले खाते ओपन कराएं तो उससे बहुत फायदा मिला ही है उन लोगों को। उसके अंदर उनका बैंक ट्रांसफर हो जाता है, प्लस हम उनके घर पे, उनके प्रमाइसिस पे जाकर के ये चीज चेक कर लेते हैं कि उनकी बिजनेस एक्टिविटी है कि नहीं है, और वो जहाँ पे रह रही हैं कितने टाइम से रह रही हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सो इस तरीके से डिवोर्सी हैं, उनको उन चीज़ों को देखते हुए हम लोग उनको आसानी से
ग्रुप ऑफ 5, 10, 15 लेडीज के ग्रुप्स को हम लोग पैसा दे देते हैं। पैसा सबको इंडिविजुअल मिलता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में एकदम से आया, अभी जैसे बातचीत कर रहे थे कि आप लोन प्रोवाइड तो कराते हो जी, और रीपेमेंट्स भी आ जाते हैं, बट आपके भी तो इन्वेस्टर्स होते होंगे ताकि आप आगे इनको कर सको। हाँ, हमारे भी इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे अब जो हमारी कंपनी का, हम क्या सेक्शन 8 कंपनी, वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट, सो फॉर अस गेटिंग ए फॉर्मल लेंडिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो हम लोग, अब जैसे आप मेरे मित्र हैं, मैंने आपको बताया कि भी मैं इस कॉज के लिए काम कर रहा हूँ, इनकम है इसके अंदर, नो डाउट अबाउट इट। सो उनसे फिर हम लोग लेंडिंग लेकर के फर्दर लेंड करते हैं। तो उनको और आपके जो मतलब आप जिनसे ले रहे हो लेंडिंग जी, और जितना ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसमें अच्छा खासा एक मार्जिन लेवल भी तो होता होगा एज अ टर्म ऑफ एज अ कंपनी, आप अगर ग्रो कर रहे हो एज अ माइक्रो फाइनेंस। मार्जिन आप कह रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन? हाँ, प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है, नहीं क्योंकि होता। हम नेक टू नेक ही चलते हैं, क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस ही निकल पाते हैं, प्रॉफिट कम ही होता है। ओके। हाँ, प्रॉफिट कम ही होता है, क्योंकि मैं सेक्शन 8 कंपनी में हूँ, तो मैं ज़्यादा काम वैसा कर नहीं सकता जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। वो करने के लिए मेरे को एनबीएफसी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसके बाद मैं कर सकता हूँ। ओके, एनबीएफसी में उसकी भी कन्वर्ट कुछ होना, रेगुलेशंस अलग बिल्कुल, होते वो हैं। आरबीआई के अकॉर्डिंग होता है। वैसे तो हम आरबीआई के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, जो आरबीआई ने बोले हुए हैं वो हम फॉलो करते हैं, बट मैं डायरेक्ट आरबीआई के परव्यू में नहीं आता हूँ। उसके लिए आने के लिए मेरे को एनबीएफसी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अच्छा। अभी जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बात आती है ना, तो ज़्यादातर लोन्स जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ये रिजेक्शन का प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि क्यों होते हैं, इस वजह से, किस वजह से होते हैं? रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण है लोगों को नॉलेज नहीं है कि मेरे को मेरा फाइनेंशियल, मेरे कहने का मतलब है उनको फाइनेंशियल लिटरेसी का जो सब लोग समझते हैं कि मेरे पास है, वो है नहीं। अब वो कोई ना कोई ऐसी पास्ट में गलती कर देते हैं जिसकी वजह से फिर वो, उनको लोन, उनका क्रेडिट स्कोर जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको फर्दर लोन नहीं मिल पाता है। सो उसके बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपना क्रेडिट स्कोर ठीक कर सकते हो और वापस फॉर्मल लेंडिंग में आ सकते हो। तो डिफॉल्ट्स के क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं जो आपको पहले पता पड़ जाता है? अगर मेरे सेक्टर की अगर बात करता हूँ, मैं माइक्रो फाइनेंस की बात करूँ, उसके अंदर होता ये है कि हम लोग ग्रुप में फंडिंग करते हैं। सो ग्रुप में फंडिंग करते हैं तो सब लोग, जब भी हम रीपेमेंट लेने के लिए, ईएमआई लेने के लिए जाते हैं, तो हम उन्हीं के एरिया में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब हम उनके पास, सबका आना मैंडेटरी होता है। मैंने 10 लोगों को लोन दिया है तो 10 के 10 को वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे आना है। वहाँ पे मेरे को अपनी अपनी इंडिविजुअल ईएमआई देनी है, इंडिविजुअल को ही उसकी रसीद मिलती है। सो जब कोई हमारा कस्टमर वहाँ उपस्थित होना बंद कर देता है, वो हमारे लिए अर्ली साइन होता है। दैट मीन्स कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं आ रही है, 1 मीटिंग से, 2 मीटिंग से या 3 मीटिंग से अपनी किस्त पहुंचवा रही है, तो हमारे लिए वो अर्ली साइन हो जाता है। फिर उसको एड्रेस करने के लिए हमारे मीन्स एंड वेज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करना चालू करते हैं। और वो मीन्स एंड वेन्स जो होते हैं वो एक सोसाइटी के अनशेम तरीके से होता होगा? नहीं, मतलब हम बेसिकली, हाँ, ये बात करेक्ट है। क्योंकि जिस तरीके से आजकल अभी वीडियोस आते हैं ना कि आप जब रीपेमेंट्स नहीं करते हो, पहले शुरुआत में आप, अब कुछ जगह ऑनलाइन आ चुका है, पर कुछ जगह पे जहाँ ऑनलाइन नहीं है वहाँ एक लेने जाता है बंदा, तो वहाँ पर वो होता है कि आप फेस टू फेस नहीं करो, किसी के थ्रू मंगा दिए कि यार फलानी जगह से मंगा दिया। बिल्कुल। अब मेन क्या होता है कि जब वो रीपेमेंट नहीं कर पाते तो वहां पर आपको कॉल्स जाते हैं, आपको डराया जाता है, ये सब चीजें होती है मार्केट के अंदर, बहुत जगह वीडियोस वायरल भी होते हैं। इन चीजों के ऊपर आपका क्या तर्क है? तर्क मेरा ये है कि जहां कहीं से भी ये इस तरह की, वैसे तो देखो एज पर आरबीआई और एज पर ये सब चीजें होती सारी कंपनीज को मालूम है कि दिस इज नॉट द वे ऑफ डूइंग कलेक्शन, ये सबको मालूम है। और जितनी कंपनीज हैं, हम जो फॉर्मल कंपनीज हैं, जो एक्चुअल में ढंग से काम करना चाहती हैं, वो कोई भी कंपनी इस प्रैक्टिस में नहीं पड़ती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मीन्स एंड वेज से मतलब मेरा ये था कि आप उनको जाकर के समझाएं, आप उनसे मिलें, उनकी कोई प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है उसको समझें। अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप उसको थोड़ा सा पॉज दे करके काम करें कि आप थोड़ी देर रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगली बार ले लूँगा। बट एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर आपको दोबारा मिल करके उस ईएमआई को रेगुलर तो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखूंगा तो वो कीप ऑन इंक्रीज होता रहेगा, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए लॉस हो जाएगा। हाँ भाई, वो उसकी इकट्ठी होती जाएगी, उस पर आपको चार्जेस अननेसेसरी लगते रहेंगे। सो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में
रखते हुए जब आप उनसे बात करते हो, उनको समझाते हो, लोग बाग समझते हैं, लोग बाग समझते हैं और आपके हिसाब रीपेमेंट भी करते हैं। आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग होंगे इंडिया में जो फाइनेंशियली एजुकेटेड है इस चीज को लेकर के? मेरा मानना तो ऐसा है 27 से 30% के आसपास ही लोग होंगे जो फाइनेंशियली लिटरेट होंगे। और आई इस, मीन इसमें इसको बढ़ा भी तो सकते ही है, मतलब चीज को बढ़ा सकते हैं, पर लोग बाग उसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे, थोड़ा रीड करेंगे। जैसे अब मैं आपको बता रहा था वो ईएमआई वाला ब्रेकअप, लोगों को मालूम ही नहीं है क्या होता है। वो जो बोलते हैं कि आपने 24% वाली बात पूछी थी, 24% को वो उसी सेंस में लेके जाएगा कि एफडी वाला रेट है तो बहुत बड़ा है रेट। पर आप रेट भी किस चीज पे डिपेंड करती है, मैं किस सेक्टर में दे रहा हूँ, मैं सिक्योर्ड दे रहा हूँ, अनसिक्योर्ड दे रहा हूँ। अनसिक्योर्ड में रेट हमेशा ज्यादा होती है, सिक्योर्ड में कम होती आपने पेपर के ऊपर के केवल मार्क्स देख लिए, पीछे का पेपर खोल के नहीं देखा कि अंदर क्या है। अंदर क्या क्या डिवाइडेशंस क्या है, बिल्कुल, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, लोग सब वहाँ कुछ। पढ़ना नहीं चाहते, Okay. पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ेंगे तो ये लिटरेसी लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। और बहुत सारी जगह तो आपका कॉमन सेंस काम करता है, नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, लोग वो करना नहीं चाहते, बोले कि उसने ले लिया है मैं ले लेता हूँ। और कुछ लोगों को क्या लगता है मैं जल्दी ले लूँ लोन, अभी मेरे को मिल रहा है मैं अभी ले लेता हूँ, मेरी नीड नहीं है मैं ले लेता हूँ। जब आपकी नीड नहीं है तो आप मत लो। यही फाइनेंशियल लिटरेसी का रोल आता है कि जब आपको जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना लो। लेट्स सपोज मेरे को जरूरत है 1 लाख रुपए की है, पर मेरे को सामने वाली कंपनी ने ऑफर कर दिया 3 लाख रुपए। पर अब मैं क्या होगा, उसी समय ये इवेल्युएट करने लगता हूँ 2 लाख काम मैं कहाँ काम में लूंगा। मैं ये इवेल्युएट नहीं कर रहा हूँ कि क्या मैं 3 लाख की किस्त दे पाऊंगा। मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है 3 लाख की, मेरी रिक्वायरमेंट 1 लाख की है। पर क्या होता है, आदमी उस समय क्या लगता है, यार पैसा आसानी से मिला, ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ काम में ले लूंगा। नहीं, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना ही लो। पुरानी कहावत भी है ना, पाँव उतने ही पसारो जितनी चादर हो। अब क्या है, सबकी लेंथ बढ़ गई है, सबकी पाँव लंबे होते जा रहे 6 हैं, फीट से 12 फीट हो गई हाँ, सबकी। चद्दर हो रही है छोटी, चद्दर वाली छोटी। यहाँ गलतियां हो रही है। तो वो लिटरेसी का लेवल बहुत जरूरी है आना लोगों में। सबसे बड़ा फैक्ट एक आ जाती है बात कि अगर हर चीज का एक टाइम होता है, कुछ चालू होती है कुछ बंद होती है। माइक्रो फाइनेंस बंद हो गई तो क्या होगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। माइक्रो फाइनेंस जो रेगुलर एंटिटीज हैं वो बंद नहीं होंगी। कैसा होता है कि हर सेक्टर का अपना अप एंड डाउन आता है। सो अप एंड डाउन अभी माइक्रो का चल रहा है, कुछ टाइम में ये भी रिवाइव कर जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा तो वापस वहीं आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बात बोली थी कि ये लेंडिंग पे डिपेंड करता है आपको रेट क्या लेनी है, सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। सो माइक्रो फाइनेंसिंग इज अनसिक्योर्ड फंडिंग, तो इसमें रेट अच्छा मिलता है। रेट अच्छा मिलता है तो लोग बाग इसमें आना पसंद करते हैं। बट एट द सेम टाइम इसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली बात है। तो रिस्क एसोसिएटेड है तो माइक्रो फाइनेंस बंद होने वाला नहीं। छोटी कंपनी जो लोकल मनी लेंडर है वो तो आपको मालूम ही है कितने दिन चलेंगे, क्योंकि आप फॉर्मल तरीके से लेंडिंग कर नहीं रहे हो, ना उनका ब्यूरो रिपोर्ट आप चेक करते हो, ना आप उनका इंश्योरेंस कराते हो, ना उनको कुछ आप ऐसी कस्टमर फ्रेंडली रीपेमेंट प्रैक्टिस आप कुछ ऐसी रखते हो कि अगर आपका कस्टमर किसी प्रॉब्लम में है तो आप उनको हेल्प कर सको, ना आप CSR एक्टिविटी जैसी कोई काम करते हो जिससे कि उनको आपके साथ कोई कनेक्ट नजर आए कि वो आपके साथ जुड़े रहें। तो जो लोकल लेंडर्स हैं वो इन सब एक्टिविटी में पढ़ते ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आप कब तक जोर जबरदस्ती से ये करके पैसा ले आओगे। इट इज नॉट इन अ लॉन्ग रन में वो सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज माइक्रो फाइनेंसिंग का तो स्कोप रहेगा। अभी इतना सब एक्सपीरियंस के अंदर कुछ एक फेलियर या लेसन्स भी आपको मिले होंगे? फेलियर तो ऐसा सच अगर अपन देखेंगे तो जब आप अपने लेंडिंग के बिजनेस में रहते हो सो एवरीडे एक चैलेंज होता है। बट जो फेलियर तो नहीं बोलेंगे, पर पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है तब छोटी कंपनियां, जैसे हम सेक्शन 8 कंपनी है, सो हमारी जैसी कंपनीज के लिए वो वाला पीरियड निकालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। मतलब इन सेंस फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, बहुत ह्यूज लॉसेस होते हैं। अगर आपने पहले से फंडिंग कर रखा हो अच्छा सा मार्केट में और पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आ जाती है तो छोटी कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने बहुत लॉस खाया है। मतलब अगर किसी ने पेंडेमिक से, मैं तो सोच रहा हूँ 1 महीने पहले भी अगर गया हो लेने कोई लोन वगैरह, तो वो नेक्स्ट मंथ तो वैसे भी अब पेंडेमिक आ चुका है, वो दे ही नहीं पाएगा। तो वो तो बहुत यूज है। और उसके अंदर भी ये होता है कि जो पुराने थे वो भी नहीं दे पा रहे, तो वो
डबल तो ले जाता लॉसेस है, ह्यूज हो जाते हैं secrecy बहुत कंपनीज ज्यादा के हो लिए। जाती है उसकी। कंपनीज के लिए ऐसे मार डबल हो जाती है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उनको बेनिफिट मिल गया, उनको तो टाइम मिल गया। उनको मिल गया टाइम वहाँ पे कि भाई हाँ मैं इतने दिन नहीं दूंगा। बट कंपनीज के लिए क्या हुआ कि वो ईएमआईज एक्यूमुलेट हो रही है। कस्टमर एक साथ पहली चीज इतनी सारी ईएमआई दे नहीं सकता। दूसरी चीज कंपनीज के लिए अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, उसके लिए कंपनी का साथ देने के लिए कोई नहीं आता, कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता है। क्योंकि उनको भी आगे जवाब देना होता है इन्वेस्टर। जवाब नहीं देना। मैं मान के चलता हूँ मेरे यहाँ पे 100 लड़के काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी? मैं उनको ये बोल नहीं सकता कि पेंडेमिक का सिचुएशन है, आपको वहां से ईएमआई नहीं आ रही, मैं कैसे दूंगा? एज ए कंपनी यू कांट डू इट, आपको उनको देना है। तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं, फिक्स कॉस्ट जो एसोसिएटेड होती है, उनको आप कंपनीज डिनाई नहीं कर सकती। कंपनीज के लिए वो कॉस्टिंग रहती है, तो वो वहाँ एक चैलेंज हो जाता है। तो वो मैं उसको ऐसे ट्रीट करता हूँ कि मैं उसको फेलियर नहीं बोल के बोलूंगा कि वो ऐसा चैलेंजिंग फेज था, और मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन और आएगी। आने वाली को क्या मालूम है आपको अगला पेंडेमिक कब आ जाएगा? अब क्या नया आने वाला, नोबडी नोज। एवरीबडी इज होपफुल, होप इज द ओनली थिंग, होप के पीछे ही सब चल रहा है। सो एवरीबडी इज होपफुल, दैट्स इट। अभी जब आपकी कंपनी के बारे में बात आती है, लैंडिंग ट्री के बारे में आती है, तो क्या लगता है कि अगर ये कभी बंद हो गई फ्यूचर में, तो अगला आपका स्टेप क्या होगा? अगर हिसाब से देखा जाए तो मैंने अभी आपको बताया कि हम सेक्शन 8 कंपनी है। 2024 में आरबीआई का सर्कुलर आया था जिसके अंदर हम लोग ब्यूरो रिपोर्ट्स को हमारे सारे राइट्स कैंसिल हो जाएंगे। सो 1 अप्रैल 25 से हमारे सारे राइट्स खत्म हो गए थे। हम ना नए लोन जिसको सो भी अगर करना चाहते हैं तो उनका ब्यूरो रिपोर्ट में चेक नहीं कर सकता, क्रेडिट हिस्ट्री में मैं देख नहीं सकता, मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का मैं डेटा अपलोड नहीं कर सकता हूँ ना। मैंने अगर मैं एग्जिस्टिंग में लोन किसी को दे देता हूँ तो उनका डेटा चढ़ेगा नहीं, और मेरा हिस्टोरिकल डेटा जो है वो खत्म हो जाएगा। सो छोटी कंपनीज के लिए जो ढंग से काम करना चाहती हैं उनके लिए लैंडिंग करना मुश्किल है। उसके लिए फिर सॉल्यूशन यही है कि हम लोग खुद एनबीएफसी के लिए अप्लाई करें और हम फॉर्मल लैंडिंग के तरीके से उसमें एंटर करें। बहुत अच्छा लगा सर इसके बारे में जान करके पूरी चीज़ें, क्योंकि एक सेक्टर है जिसके बारे में सबको पता है पर मालूम बहुत कम पता है, मतलब बहुत कम नॉलेज है पर पता है। हाँ, और इसके बारे में जितना इजी अच्छी चीज़ें से, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि अगर वुमेन्स के लिए बनाया हुआ है ये सब चीज़ें, तो उनको ग्रो करना चाहिए इस चीज़ हाँ, को। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर हम लोग अच्छा काम करते हैं तो इट इज़ गुड। क्योंकि क्या है कि अगर आप देखेंगे तो हर जगह अब इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होती है। अब वुमेन के हिसाब से भी हर जगह हर चीज़ अवेलेबल हो रही है। क्योंकि बैंक्स में मैं देखा एक लोन का एक अमाउंट बताया कि आप इतने तक का लोन लो तो हम आपको लोन दें। सो वो सब उसी का पार्ट है। उसी का पार्ट है कि हाँ, माइक्रो फाइनेंस बिल्कुल। में उनको एक पता है कि नहीं मेरा केवल 20,000 की जरूरत है तो मैं 20,000 का लूंगी। क्योंकि पहले यही होता था, कोई लोन नहीं देता था वुमेन को। वो ये कहते थे आप 1 लाख का देते भी नहीं थे, डॉक्यूमेंटेशन की वो हाँ, मेन बात आ गई। सारे भाई- टॉपिक्स एक क्लियर में आ गए कि हाँ फिर वो डॉक्यूमेंटेशन भी था, प्लस यही लोगों को लगता था यार औरत क्या करेगी लेकर के, पर ऐसा वैसे नहीं भी है। रूरल और अर्बन में सबसे बड़ी चीज है ना कि एक जो पुअर द एज वाली जो चीज बात होती है ना कि एजुकेशन आ गया बीच में, आपका काम आ गया, आपके काम से जज करते लोग, उस वजह से भी कई बार लोन्स रिजेक्शंस को फेस करना पड़ता है उनको। बिल्कुल। अब कोई एक छोटी सी हंसी की बात है कि अगर आप कुर्सी का टायर भी बना रहे होगे ना, तो अगर आपको उसका लोन चाहिए होगा तो वो बोलेंगे अरे कुर्सी का टायर बनाता भाई तेरे को क्या लोन की जरूरत है। अब वो उसको पता है कि उसको उसके अंदर कुछ मशीन ऐसी लेके आनी होगी जिसकी वजह से ज्यादा जल्दी वो और ज्यादा टायर बना सकेगा और ज्यादा उसका प्रोडक्शन। ये अपॉर्चुनिटी देखने वाले पे है। अब वो देखने का है तो वो माइक्रो अब फाइनेंस वो है देख कि रहा है। अब हमारी रीच नहीं है वहां पे, हम सही लेंडर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। दिस इज वेयर प्रॉब्लम इज। तो आपको क्या लगता है वो उसको कैसे सही करोगे आप उसको? जहां पे कोई फंडिंग नहीं कर रहा पर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि ये लोग इस तरीके से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी फंडिंग होती है, लोग बात करते हैं। सो वो फंडिंग करती है और एक बार लोगों को समझ में आ जाता है तो वो लोग उस फंडिंग में आ जाते हैं कि बोले हाँ ये भी सेक्टर है जिसमें फंडिंग हो सकती है। और आजकल तो फिर हर चीज में फंडिंग हो रही है। सिर्फ हो सकता है पर्टिकुलर उसके नाम से नहीं होकर के बिजनेस लोन के नाम से हो जाएगी। अब बिजनेस लोन डिपेंड करता है मेरा बिजनेस कितना बड़ा है, तो आपके लिए पर्टिकुलर वो टायर बनाने के लिए फंडिंग की जरूरत नहीं है, आपको बिजनेस लोन लेना है। ले कहाँ से रहे हो, किस रेट पे ले रहे हो, ये हमारे को समझने की, जो आप फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा R&D करने की जरूरत है। और आपके पास आज की तारीख में हर आदमी मोबाइल यूज करता है,
खट से फोन पे बोलो, आपको सब डिटेल्स निकल जाती है। आपको इवेल्युएट करके दे देगा कि आपको किससे लेना है। फॉर्म भर के दे देता है आजकल तो। बिल्कुल, वो ये बोल देता है कि अच्छा, वो आजकल एक चीज और ये सर कि इसके अंदर वो कई बार ये इतना स्मार्ट हो गया कि आपके पास्ट के जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं उससे आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी निकाल के दे देगा कि भाई तेरी तो अभी पोजीशन ही नहीं लोन लेने की, तू ले ही रहा है तू लोन। अब बताओ, अब आप एआई आपको फाइनेंशियली लिटरेट कर रहा है, तेरा सो ये भी फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट है कि भाई वो ये चीज समझना पड़ेगा। हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी में 90% लोग ये समझते हैं मैं यहाँ सेव कर लूँ, मैं ऐसे वेल्थ बना लूंगा, ये बना लूंगा, बट ये भी समझना है उसके अंदर कि मेरे को लोन कितना लेना है, कब लेना है कि नहीं लेना है, अननेसेसरी चीजों में नहीं लेना है। भाई मेरी एक्चुअल में क्या नीड का कोई एंड नहीं है। मैंने आज ऑल्टो ली, नीड इज एंडलेस। हाँ, नीड इज एंडलेस। वो तो आप एक नीड फुलफिल होगी, मेरी दो क्रिएट हो जाएगी। सो मैंने आज ऑल्टो ली, मेरी बहुत अच्छी चली, मेरा बिजनेस ग्रो कर गया। अरे यार, दूसरे दोस्त ने अगर गलती से भी बोल दिया तू ऑल्टो में घूमता है यार, इतना अच्छा बिजनेस करता है, अरे यार कल मैंने स्कॉर्पियो लेकर आऊंगा, वो स्कॉर्पियो लेने जाएगा। आपकी नीड नहीं थी, आपकी नीड वहां ऑल्टो में फुलफिल हो रही थी, बट अब किसी ने बोल दिया, अब स्टेटस का सवाल हो गया साहब, वो स्कॉर्पियो लेकर आएगा। 2 साल स्कॉर्पियो चलाएगा, फिर कोई ऐसा खिलाड़ी मिल जाएगा उसको बात समझाने वाला, बोला मैं मर्सिडीज लाऊंगा। काम उसका बाकी नॉर्मल गाड़ी में भी चल रहा है, बट देन यही है, नीड का कोई एंड नहीं है। इस नीड के चक्कर में ही वो डेट के जाल में फंसता जाता है, वो निकल नहीं पाता है उससे। अब यूथ को यही चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, आपको खुद को ओवर लिवरेज नहीं करना है, अननेसेसरी डेट में मत उलझो, जो रिक्वायरमेंट है वो उतना काम में ले। ऐसा नहीं है कि आपको लोन नहीं लेना है, आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप लो, अगर आप हाँ अननेसेसरी लोन मत लो, आपकी जितनी नीड है उतना ही लो। चलिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी चीजें बात शेयर करी, और इसी के साथ में आपको अगर अच्छा लगा हो तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल्स आप शेयर कर देंगे। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम आप सभी का, आप जो भी पूछना चाहें आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आप फेस करो जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो अपने उस फ्रेंड या अपने उस फेवरेट पर्सन के साथ जरूर शेयर करें, साथ में इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।